नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं 22 जुलाई 22 खबर की। सबसे पहले बात फरीदाबाद की करते हैं। फरीदाबाद के 10 जिला परिषद और 60 ब्लॉक समितियों के चुनाव संपन्न हुए हैं। चुनावी दौड़ में शामिल सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 27 नवंबर को काउंटिंग के दौरान पता चलेगा कि आखिर किसको जीत मिलेगी और किसकी हार होगी। पूरे जिले में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न करवाया गया। हरियाणा के 4 जिलों में आज अंतिम चरण यानी कि तीसरे चरण का जिला परिषद और पंचायत समितियों का चुनाव संपन्न हुआ। 6 बजे तक सुबह 7 बजे से लगातार मतदान चलता रहा और जैसे ही 6 बजे उसके बाद में तमाम गेटों को बंद कर दिया गया। उसके बाद तमाम जो जितनी भी ईवीएम हैं उनको अब स्ट्रांग रूम में भेजा जाएगा, जहां 27 तारीख को काउंटिंग होनी है। फरीदाबाद की अगर बात करें तो 10 जिला परिषद के वार्डों में 73 सदस्यों जो उम्मीदवार थे उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई। तो वहीं ब्लॉक समिति में भी 239 उम्मीदवार थे जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हुई है। अब 27 तारीख को काउंटिंग होनी है। उस दिन पता चलेगा कि आखिर जीत किसकी हुई और किसकी हार होगी। इसके साथ साथ अगर बात करें तो आज पूरे दिन शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। 1-2 जगह जरूर शिकायतें आई, जिस तरह फतेहपुर बिल्लौच में 400 मतदाता ऐसे थे जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ होने के चलते अपनी वोट कास्ट नहीं कर पाए। इसी तरह 1-2 जगह से और बोगस वोटिंग की शिकायतें आई, लेकिन उसके बावजूद सभी जगह जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से जो हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव बूथ बनाए गए थे वहां पुलिस की कड़ी निगरानी रही। यहां तक कि क्राइम ब्रांच की टीम को ऐसे बूथों पर लगाया गया था ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो सके और इसी के चलते पूरे जिले में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करवाया गया। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। पलवल की होटल विधानसभा क्षेत्र के गांव विजयगढ़ में ग्रामीणों ने ब्लॉक समिति और जिला परिषद के चुनाव का बहिष्कार किया। गांव के सभी लोगों ने गांव के प्राइमरी स्कूल में पंचायत करके ये फैसला लिया है। आज होटल के गांव विजयगढ़ के अंदर पंचायत करके आज चुनाव का बहिष्कार किया। ग्रामीणों का कहना है कि जो उनके लिए बूथ बनाया गया वो गांव से 4.5 किलोमीटर दूर बनाया गया है और वहां तक वो जाने में असमर्थ हैं। उनके गांव में जो विधानसभा लोकसभा का जो बूथ बनाया जाता है, लेकिन पंचायत का बूथ गांव खिरवी में बनाया जाता है और उनके गांव में 450 मतदाता हैं, जिनमें से आज किसी ने भी अपने मत का प्रयोग नहीं किया और पंचायत करके इस चुनाव का बहिष्कार किया है। अब उनका कहना है कि 25 तारीख को सरपंच और पंचों के चुनाव में भी अगर उनके गांव में बूथ नहीं बनाया गया तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने यहाँ तक धमकी दी है कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी वो इसका बहिष्कार करेंगे अगर उनके गांव में बूथ नहीं बनाया गया। अब देखना है कि जिला प्रशासन 25 तारीख को होने वाले पंचायत चुनाव, सरपंच और पंचों के डाले जाने वोट को लेकर अगर वहां पर बूथ बनाता है या नहीं, या ग्रामीण इसका भी बहिष्कार करते हैं। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर साल 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा करने वाली केंद्र सरकार ने दूसरी किस्त में आज देश भर में 71,000 युवाओं को रोजगार दिया। तो वहीं गुरुग्राम में भी 264 युवाओं को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने नियुक्ति पत्र देकर रोजगार दिया। गुरुग्राम के बीएसएफ भोंडसी कैंप में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 264 युवाओं को ज्वाइनिंग और ऑफर लेटर देकर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया। इस दौरान आपको बता दें कि इन 264 लोगों में बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी समेत अलग अलग सरकारी विभागों के 264 युवा शामिल थे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जहां युवाओं का मनोबल बढ़ाया, तो वहीं अपनी नौकरी के साथ साथ देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने का विश्वास भी युवाओं में जगाया। साथ ही उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि पेंडिंग पड़ी फाइलों को पूरा करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं को दूर करने का गुण भी केंद्रीय मंत्री ने दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार पर विपक्ष बेरोजगारी का आरोप लगाती है, लेकिन आज विपक्ष खुद रोजगार ढूंढने को मजबूर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत सरकार के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों द्वारा, डिपार्टमेंट्स द्वारा 10 लाख सरकारी नौकरियां 1 वर्ष के अंदर देने का जो संकल्प लिया है। पिछले महीने 75,226 लोगों को रोजगार मिला, तो आज भी 71,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का काम किया। ये अपने आप में एक बड़ी पहल है। शायद ही देश ने आज से पहले कभी इस तरह के कार्यक्रम देखे हों जहां हज़ारों लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हों। आज बीएसएफ के औंसी के इस ग्राउंड में अगर आप देखेंगे
बच्चों के चेहरे पर एक नया उत्साह था, जोश था, उमंग थी और देश के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए वो ललायत थे। और मेरा मानना है जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको संबोधित करके ये भी कहा कि हमें अपनी राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करनी है, नहीं तो लोग अपनी राइट्स की बात करते हैं, जिम्मेदारियों की बात नहीं करते। तो सरकारी नौकरी में जिम्मेदारी के साथ देश को आगे बढ़ाना भी है। और कर्मयोगी प्रारंभ जो किया है, ये कार्यक्रम बहुत शानदार, मैंने स्वयं देखा है। और प्रधानमंत्री ने एक दूसरी बात ये कही कि जीवन भर सीखने की हमें आदत रखनी चाहिए, अंदर के स्टूडेंट को मरने नहीं देना है। तो बहुत बड़ी बात कही कि टेक्नोलॉजी का उपयोग हो या एक स्टूडेंट को नहीं खत्म होने देना, सीखते रहना है। चरखी दादरी जिले के सौंप गांव में जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों को भिवानी में 9 दिसंबर को होने वाली जेजेपी की रैली का न्योता दिया। इस दौरान दिग्विजय चौटाला ने दावा किया है कि जेजेपी की रैली ऐतिहासिक होगी। तो सौंप गांव पहुंचे और जेजेपी की रैली का न्योता दिया। कहा कि जेजेपी की रैली ऐतिहासिक होगी। नूह जिले के नीमका गांव पहुंचे आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार का लोगों ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। मंच से मेवात के लोगों को संबोधित करते हुए आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि नूह में अब हालात सुधर रही हैं, भाईचारा कायम हो रहा है, अब नूह में गाय पाली जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेवात वीरों की धरती है, देश की आजादी में मेवातियों का अहम योगदान रहा है। आज़ादी से पहले दिल्ली के ऊपर अंग्रेज की हुकूमत थी, जिसको उखाड़ फेंकने में हिंदुस्तान के लोग लगे थे। उन्होंने कभी मेवात के एरिए को डेवलप करना तो दूर की बात है, इसको जो सामान्य इसका हक मिलना चाहिए था ना देकर इसको अपराध जगत का मालिक बनाया। इसलिए मेवात की अपराधी छवि की कसूरवार पूर्णतया अंग्रेज हुकूमत रही है। अगर मेवात का कुछ नक्शा बदलना शुरू हुआ है तो आप ये समझ लीजिए कि केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी की और आपके हरियाणा में श्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार आने के बाद कुछ तब्दीलियों की उम्मीद बनने के रास्ते खुले। महेंद्रगढ़ में खाद की किल्लत से किसान परेशान है। गेहूं की बुआई के लिए किसानों को खाद नहीं मिल रही है। महेंद्रगढ़ क्षेत्र में लगातार जो यूरिया खाद है उसकी कमी थी और इसी को लेकर जो लोग हैं उन्होंने कई बार प्रदर्शन किए और रोड जाम भी की। लेकिन आपको बता दें कि आज महेंद्रगढ़ के अंदर खाद आया है और अभी हम दुलाना रोड के ऊपर हैं और ये खैरवाल खाद बीज एंड दवाइयाँ भंडार यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर खाद पहुँचा है और यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, अंदर जो खाद है उसके जो बैग है वो रखे हैं और ये आपको दिखाएंगे कि ये बैग यहाँ पर रखे गए हैं। और जो किसानों की जो कई दिनों से एक मांग थी कि किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा था, उसको लेकर प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा था कि जल्दी खाद मिलेगा। और ये किसान खाद के जो बैग हैं ये यहाँ पर रखे हैं और यहाँ पर जो दुकान के जो मालिक हैं वो भी हमारे साथ हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे खाद कब आया। जी खाद कब पहुँची? आज ये खाद सुबह पहुँचा है। सिरसा जिले में पुलिस ने नशे के सौदागरों की कमर तोड़ने की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी के चलते अब सिरसा जिले के गांव पन्नीवाला मोरिंका के नशा तस्करों के परिवार की संपत्ति को दिल्ली की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कंफर्म करके अटैच किया गया है, जिसे आने वाले दिनों में नीलाम किया जाएगा। सिरसा पुलिस ने अब नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आज सिरसा के गांव पन्नीवाला मोरिका के एक नशा तस्कर पर सिरसा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उसकी अवैध रूप से संपत्ति
जो करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए की बताई जाती है, उसको आज अटैच कर लिया है। हालांकि उसकी बाजारी कीमत 3 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। सिरसा के एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि किसी भी नशा तस्कर को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर सिरसा जिला में नशा तस्करी करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। सिरसा के एसपी ने बताया कि 2022 में अब तक 500 से ज्यादा लोगों पर मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि 900 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस नशे को जड़ से मिटाने के लिए आम लोगों का सहयोग भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सिरसा में किसी भी नशा तस्कर को बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में किसी भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर संदेह हुआ या उस पर कोई आरोप लगे तो उसके खिलाफ भी ठोस कार्रवाई की जाएगी। तो साफ तौर पर सिरसा के एसपी ने नशा तस्करों को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर सिरसा जिला में किसी भी व्यक्ति ने नशा तस्करी की तो उसकी खैर नहीं है, उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज हरियाणा। सोनीपत में शामली गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के 4 लोगों की तबीयत एक साथ बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि सभी चारों ग्रामीणों ने अपने एक रिश्तेदार के साथ शराब पी थी, जिसके बाद पांचों की तबीयत बिगड़ गई और सभी उल्टी करने लगे। हालत इतनी बिगड़ी कि 4 लोगों की मौत हो गई। सोनीपत में एक बार फिर जहरीली शराब का मामला सामने आया है। हालांकि सोनीपत के गोहाना क्षेत्र के 3 और पानीपत का एक शख्स जो है शराब पीने से मौत का मामला सामने आया है। और जहां सोनीपत के गोहाना क्षेत्र के गांव शामड़ी के सुरेंद्र, सुनील और अजय थे, तो वहीं पानीपत के बुढ़शाम के रहने वाले अनिल थे। माना ये जा रहा है कि 20 तारीख को शराब लेकर गांव शामड़ी पहुंचे थे और जहां तीनों ने शराब पी और उसके बाद अलग अलग लोकेशन पर वो चले गए और उसके बाद एक के बाद एक की तबीयत खराब होती हुई चली गई और जिसके बाद उन्हें अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हालांकि सबसे पहले मौत पानीपत के बुढ़शाम के रहने वाले अनिल का नाम सामने आया। शुरुआती तौर पर उसे प्राकृतिक मौत माना जा रहा था, लेकिन जिस प्रकार से एक के बाद एक मौत का आंकड़ा सामने आया उस लिहाज से जिस प्रकार से सेम सिचुएशन और सेम स्थिति के अनुसार ही ये माना गया कि शराब पीने से चारों की मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिर शराब पीने के पीछे शराब में किस प्रकार का केमिकल था, या जहरीली शराब थी, या शराब क्या मौत के पीछे क्या कारण थे। ये तमाम सवाल जो हैं अभी छूटे हुए हैं। अभी इनकी इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है। हालांकि पुलिस ने दावा ये किया है कि शराब पीने से मौत हुई है और पुलिस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। फिलहाल 4 मौत का आंकड़ा सामने आया है, जिसमें सोनीपत से 3 और एक पानीपत से शराब पीने का मौत का मामला सामने आया है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर में ट्रैफिक पुलिस ने अपनी लेन में ना चलकर दूसरी लेन में चलने वाले वाहनों के चालान शुरू कर दिए हैं। पुलिस ने गलत लेन में चलने वाले 115 वाहनों के चालान किए। ट्रैफिक नियमों को लेकर यमुनानगर पुलिस जो है एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। गृह मंत्री अनिल विज व एसपी मोहित हांडा के निर्देशों को देखते हुए डीएसपी प्रमोद व इंस्पेक्टर लोकेश ने कमर कस ली है। वही रोड पर पहले तो लोगों को पाठ पढ़ाते हैं कि अपनी लाइन में चले। जीटी रोड की भी बात करें तो यदि कोई इनका नियम नहीं मानता या कोई प्रॉपर ड्राइविंग नहीं करता तो लैंड ड्राइविंग को लेकर पहला चलान तो 500 रुपये का काटा जाता है। यदि दूसरा चलान है तो 3 गुना वैल्यू का काटा जाता है। जानकारी देते हुए डीएसपी प्रमोद कुमार ने बताया क्योंकि मौसम बदलने वाले आना समय धुंध का है, यदि वाहन अपनी लाइन में नहीं चलेंगे तो इससे दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती। तो उन्हें सभी को निर्देश भी दिया है और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि सभी अपनी अपनी लाइन में चलें, खुद भी बचें, लोगों को भी बचाएं। यमुनानगर से देवदास शारदा, न्यूज़ हरियाणा। देश के भावी अग्निवीरों की सेवा करने के लिए भिवानी में होड़ सी लगी है। विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा अग्निवीर सेना भर्ती के लिए भिवानी पहुंचे युवाओं की रहने और खाने पीने की व्यवस्था के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। वहीं
लेकिन इन सबसे ऊपर उठकर परिवर्तन मंच द्वारा देश के भावी सैनिकों की सेवा का अनूठा भाव देखने को मिला। यहां परिवर्तन मंच के संयोजक मास्टर सतबीर रतेरा ने अपने पूरे मकान को ही कैंप में तब्दील कर दिया ताकि अग्निवीर सेना भर्ती के लिए भिवानी पहुंचे युवाओं को खाने पीने की रहने की व्यवस्था किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें, भिवानी के भीम स्टेडियम में इन दिनों अग्निवीर सेना भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। 12 नवंबर को जब मैं गया तो हमारे ये बहुत सारे युवा साथी देश भर वहाँ रोड पे सोए पड़े थे। मुझे लगा ये बहुत बुरा है, इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो हमने इनके लिए खाना और रहने की पूरी व्यवस्था की है। जो भी इनको ज़रूरत है खाने पीने की, चाय की, बिस्तर की और जो भी है वो सारा किया है। रोज़ 500 या 400 200 जो भी आते हैं हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और सबके लिए व्यवस्था की है खाने पीने की और रहने की। भिवानी, महेंद्रगढ़, दादरी और नारनौल के बच्चे भी तरह बहुत मेहनत कर रहे हैं। रात को 12 बजे खड़े हो जाते हैं, सारी रात सर्दी में खड़े रहते हैं। देश के लिए इनके कुछ करने के लिए बहुत जज्बा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं और भगवान करे ये सब सफल हों और सभी इनकी यानी कि इनकी भर्ती हो और देश के सैनिक बने हैं। अंबाला में पंडित केदारनाथ शर्मा अस्पताल और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बलदेव नगर में निशुल्क मेगा कैंप लगाया गया है। इस कैंप में लोगों ने आयुष्मान कार्ड भी बनाई गई हैं। इस दौरान निशुल्क मेगा कैंप का फायदा सैकड़ों लोगों ने उठाया और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का धन्यवाद किया। अंबाला में पंडित केदारनाथ शर्मा अस्पताल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा एक निशुल्क मेगा कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों की सुविधा को देखते हुए मुफ्त में आयुष्मान कार्ड बनाए गए, जहां पर भारी संख्या में लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। वहीं लोगों ने इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का धन्यवाद भी किया। लोगों का कहना है कि उन्हें इस कैंप से बहुत फ़ायदा मिला है। उनका जो आयुष्मान कार्ड है वो पूरे तरीके से मुफ्त बन गया है, नहीं तो उन्हें CSC सेंटरों पर धक्के खाने पड़ते। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अंबाला। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा प्रदेश की 19 जिलों की जेल में बना कैदियों के हाथ का सामान अपने आप में लोगों का मन मोह ले रहा है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आएंगे तो आपको एक झलक दिखाई देगी और ये झलक है हरियाणा प्रदेश के अलग अलग मामलों में सजा काट रहे जेलों में बंद कैदियों के हाथ से बनाए गए सामान की कलाकृतियों की। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में चल रहे सरस क्राफ्ट मेले में लोगों का तांता लगा है। वह यहाँ लगे स्टॉल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हैं। सरस मेले में लगा जेल विभाग का स्टॉल और उसमें रखा सामान सबका मन मोह रहा है। दरअसल यह सामान जेल में बंद बंदियों व कैदियों द्वारा बनाया गया है। सामान इतना मनमोहक है कि जिन लोगों का कुछ खरीदने का मन नहीं होता, उनका मन भी सामान खरीदने को ललायित हो जाता है। जेल विभाग के अधिकारी बताते हैं कि प्रदेश की 19 जेलों में बंद कैदियों ने यह सामान बनाया है और सामान हाथों हाथ बिक रहा है। इससे अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है। इसके अलावा कई प्रतिभावान कलाकारों व संस्थाओं के स्टॉल पर भी लोग खरीदारी करते देखे जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा सचिवालय में श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की बैठक की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि श्री माता मनसा देवी मंदिर के क्षेत्र को होली कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। मनसा देवी मंदिर के निर्धारित क्षेत्र में शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा। मंदिर क्षेत्र से करीब 2.5 किलोमीटर के क्षेत्र में शराब बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। इसके साथ साथ मौजूदा समय में जो ठेके वहां पर है उन्हें भी कहीं और आवंटित किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।